हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का द एनएफई फिजिक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का क्लास बहुत ख़ास है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि एलसीआर सर्किट जो सिलेबस में है हमारे उसे स्टडी करना है। इस क्लास को शुरू करने से पहले कुछ मेन इम्पोर्टेंट बातें जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ वो आप ध्यान रखें कि ये वाला जो एलसीआर का टॉपिक है थोड़ा हैवी है, थोड़ा बड़ा है। और अगर बच्चे सिर्फ बीएससी के एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हो, अगर इस सेमेस्टर के केवल एग्ज़ाम को आपको लिखना है, पास होना है, तो जो प्रीवियस टॉपिक्स हमने पढ़े हुए हैं उतने सफिशिएंट हैं। आप इसे मत पढ़िए, इस वीडियो को मत देखिए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है ना? अगर आप फिजिक्स में स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं, आगे चल के अपने बीएससी के बाद आप अच्छे एग्ज़ाम्स को टारगेट करना चाहते हैं, आप टेलीकम्युनिकेशन के जो बेस को समझना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के बेस को समझना चाहते हैं, आप एयर ट्रैफिक कंट्रोल कैसे काम करता है, रडार सिस्टम कैसे काम करता है, एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है, आगे चल के अगर आप टेलीकम्युनिकेशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसरो, सीएसीबी, इससे रिलेटेड एरियाज पे अगर आप अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग जॉब में जाना चाहते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप फाइट करना चाहते हैं, तो फिर ये एक लेक्चर फिर आपके लिए है। क्या बीएससी सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में से क्वेश्चन नहीं आएगा? ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आएगा। इसकी प्रॉपर्टीज से पूछ सकता है। एलसीआर बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस सर्किट के बिहेवियर से, इसके टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं इस टॉपिक पे विन करने का, ठीक, ये टॉपिक पे अपने कमांड को बनाने का, तो फिर ये लेक्चर आपके लिए है। ये वीडियो फिर देखिए आप। और अदरवाइज मैं बाकी स्टूडेंट से कहूँगा कि आप फिर बाकी क्लासेस को कवर करिए, नोट्स से अपने नोट्स बनाइए। अगर आपसे बीएससी सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ पास अगर आपको होना है, अच्छे मार्क्स लेना है, तो फिर इसे आप छोड़ भी देंगे तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी बोलते हैं कि आप वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। मैं बोलता हूँ कि इस वीडियो को आप मत देखें अगर आपका टारगेट ऐसा नहीं है। बट दोज स्टूडेंट who have a potential, who have a, a capacity to accept a challenge, और जिन्हें अपना एक कमांड विकसित करना है, अपने आप को एक स्ट्रेंथ दिखाना है, तो फिर ये आपके लिए भाई। अगर आप इसे अभी तक देख रहे हैं, मतलब आप वो स्टूडेंट हैं जो इस सब्जेक्ट को तोड़ मरोड़ के रखने वाले हैं, इसके एक एक कंसेप्ट को अपने माइंड में पुट करने वाले हैं। तो अगर आप इस क्लास में बने रहते हैं, तो आपको इस क्लास के अंत तक एक जो हमारे चारों ओर जो एक अदृश्य चमत्कार चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसके पूरे रहस्य से आप रूबरू होंगे, उसके पूरे बेस को आप जानेंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। बाकी क्लासेस जो अभी तक आपके सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड बाकी क्लासेस में इतनी भूमिका मैं नहीं बांधता था, इतना अननेसेसरी बातें मैं आपसे नहीं करता था, लेकिन इस क्लास के लिए ज़रूरत है स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपना कमांड मैं चाहता हूँ कि आप बनाएं, क्योंकि ये आप सीख जाएंगे तो आप 100 में से अलग निकल के आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस अलग रहेगा, आप कुछ अलग चीज़ सीखेंगे। तो एलसीआर सर्किट कैसे वर्क करता है, अभी तक आई होप आप लोगों ने एलआर सर्किट और सीआर सर्किट दोनों अच्छे से देख लिया होगा। अब जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो प्रैक्टिकली हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो मिलके बनता है एलसीआर। तीनों से मिलके, कैपेसिटेंस, प्रेरकत्व और रेजिस्टेंस से। तो उसके बेस पे हमको आगे अपने कंसेप्ट को बिल्टअप करना है। और एक चीज जानेंगे, 12th में बच्चे एलसीआर सर्किट के इफेक्ट को अल्टरनेटिव करंट में पढ़ते हैं, जिसमें प्रतिबाधा, प्रतिरोध, ये सब चीज आता है।
यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करंट सप्लाई कर रहे हैं, डीसी वोल्टेज। तो एलआर सर्किट जब आप पढ़े होंगे या सीआर सर्किट की जो क्लास आपने देखा है, उसमें हम लोगों ने जो क्या वोल्टेज स्रोत यूज़ किया है, बैटरी, जो कि डीसी है। तो एलसीआर सर्किट आपके बीएससी की इस सिलेबस में यहाँ पे डीसी वोल्टेज से हम उसको स्टडी कर रहे हैं, एसी का नहीं है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। जो किताबें हैं कहीं से भी कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में है उसे पढ़ना है। तो चलिए बिना देर किए हुए, अच्छा एक चीज और, ये क्लास थोड़ा लंबा रहेगा, ठीक। क्वेश्चन की बात करूं तो एलसीआर डायरेक्ट, एलसीआर के लिए करंट का ग्रोथ और डीके या एलसीआर सर्किट के थ्रू कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग बताइए, ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि अपने आप में ये थोड़ा बड़ा एग्जाम है, एग्जाम्पल है। 20 नंबर का कोई क्वेश्चन रहे तब इसको पूरा बनाया जाता है ऐसा। हाँ, लेकिन इसको अगर आप एक बार देख लेते हैं और इसके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे वो डेफिनेटली 5 मार्क्स के 10 मार्क्स के होंगे, जिसे आप, मैं चाहता हूँ कि आप जरूर बना के आए। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बीच-बीच में पॉज़ करके आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिएगा, और मैं बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ, कितने-कितने, कहाँ-कहाँ पे खंड पे इसको बाँट के अपन को आगे चलना है और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा एलसीआर परिपथ में, हमें स्टडी करना है एलसीआर परिपथ में धारा का विकास, ग्रोथ एवं क्षय, राइज एंड डीके ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एलसीआर सर्किट। और इसे क्या कहा जाता है कभी-कभी, कि चार्जिंग अ कैपेसिटर थ्रू इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, मतलब संधारित्र का आवेशन प्रेरकत्व और प्रतिरोध के माध्यम से। देखिए चित्र देखिए, बहुत ही इजी से चित्र है, सीरीज में जुड़ा हुआ है, कैपेसिटर सी, प्रेरकत्व एल से, और एक रजिस्टर आर, ये मोर्स कुंजी है, पहले भी हम लोगों ने यूज किया हुआ है, और इसे जोड़ दिए हैं एक बाह्य विद्युत स्रोत से, जिस जो है बैटरी, याद रखेंगे एसी सोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक, ई उसका विद्युत वाहक बल है। तो ये संधारित्र के आवेशन को, चार्जिंग को हम शो कर रहे हैं इस सर्किट के अकॉर्डिंग। देखिए एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ प्रदर्शित है, बाह्य विद्युत स्रोत जिसका ईएमएफ ई है, कुंजी के द्वारा एलसीआर परिपथ से जुड़ा है। कुंजी के को दबाने पर संधारित्र सी, प्रेरकत्व एल एवं प्रतिरोध आर के माध्यम से आवेशित होना प्रारंभ कर देता है। बहुत कम चीजें लिखनी है आपको यहाँ पे। अब देखिए यदि टी समय पश्चात आवेश क्यू है, जो चार्ज बैटरी से निकल के इस पे जाएगा, इस प्रतिरोध से होते हुए, जो कि संधारित्र सी पर संग्रहित होता है। साथ ही आवेश का अधिकतम मान क्यू नॉट, क्योंकि हमको पता है कि कैपेसिटर की एक एक डिजायर कैपेसिटी है, उतना तक ही आवेश वो अपने आप में रख सकता है, तो वो क्यू नॉट है, पहले भी हमने यूज किया हुआ है ये टर्म। धारा आई, आवेश में प्रवाह की दर डी क्यू अपॉन डी टी, तथा धारा में परिवर्तन, धारा में भी परिवर्तन समय के साथ, तो फिर से एक बार डिफ्रेंसिएशन, तो डी आई अपॉन डी टी, तो डी बाई डी टी डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। कुछ ऑपरेटर हमने इकट्ठे कर लिए हैं। मैथ्स का थोड़ा ज्यादा यूज है इसमें, और आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं है ये, ठीक। चलिए आगे चलते हैं और इसके फाउंडेशन को बिल्ड करते हैं, ठीक। तो भाई यहाँ पर अब हमें निकालना है कौन कौन से इक्विपमेंट्स पे कितने कितने पोटेंशियल हैं। तो संधारित्र सी के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, संधारित्र के लिए जो परिभाषा होती है, विभवांतर बराबर चार्ज बटे संधारिता, तो क्यू बाई सी, सी जो लगा हुआ संधारित्र डायग्राम में उसकी धारिता है, एंड प्रतिरोध आर के सिरों पर विभवांतर ओम के नियम से आर आई होता है, तो आर आई, आर एंड आई की वैल्यू है डी क्यू अपॉन डी टी, ये पहले भी किए हैं आप, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रेरकत्व क्या करता है जी, प्रतिरोध उत्पन्न करता है, एक विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, तो वो क्या होता है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, हमने एल आर वाले सर्किट में ये यूज किया, और ये परिभाषा भी है ना प्रेरकत्व की, तो कंफ्यूज होने वाली कोई नई चीज नहीं है यहाँ पे। तो फिर माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एल डी बाई डी टी, और आई क्या होता है डी क्यू बाई डी टी, देन फाइनली यू हैव माइनस एल डी क्यू डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, ऑपरेटर के फॉर्म में। अब फिर से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे एलसीआर सर्किट में, वोल्टेज तुल्यता का नियम, जिसको किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कहते हैं। मतलब बैटरी से जितना वोल्टेज विभवांतर जा रहा है, वो सी आर एल इन सब की वजह से कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और उनकी एक तुल्यता बना दीजिए। तो भाई हमें पता है कैपेसिटर पर इतना पोटेंशियल बन रहा है, प्रतिरोध पर इतना पोटेंशियल बन रहा है,
जो कि बराबर है बैटरी पे इतना पोटेंशियल बन रहा है, और चूंकि प्रेरकत्व का जो पोटेंशियल बनता है वो माइनस है, विरोधी है, तो बैटरी से जितना पोटेंशियल रिलीज हो रहा है उतना इतना माइनस कर दीजिए, दिस मच अमाउंट ये वाले को। ठीक, ये हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट है, देखिए जरा क्या किए हमने, सारी चीजों को एक तरफ लेके आए हैं, ये वाला टर्म यहाँ आ गया, r प्लस क्यू बाई सी माइनस ई, ये यहाँ जम गया। फिर l को हम डिवाइड आउट कर लेंगे यहाँ से, तो ये मिलेगा आपको l r बाई एल, और l यहाँ पर आ जाएगा, इक्वेशन 1 मिल गया। तो इक्वेशन 1 तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज हमको यहाँ पे मानना है, ये बनाना है। अच्छा, ये क्यों ऐसे ही मान रहे हैं, काहे ऐसे ही मान रहे हैं, उसका कंसेप्ट क्या है, हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन 1 को कन्वर्ट करने वाले हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन में, सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल समीकरण अवकल समीकरण में। और अवकल समीकरणों का हल होता है, हम उसको आगे चल के ट्रायल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर इंटीग्रल और फिर जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये 1 बन के आने वाला है, इसमें जो अलग अलग टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, वो जो जब अपने सॉल्यूशंस देंगे तो उससे हम बिहेवियर पता लगाएंगे चार्ज का और करंट का। तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट, कुछ वैल्यूज हमने मानी है इसको एक परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो पहला स्टेप तो यहाँ तक हो गया, आपको इक्वेशन 1 बनाने आना चाहिए। तो यहाँ तक को एक खंड मान लीजिए, यहाँ तक के एरिया को, यहाँ तक शुरू से, जिसमें डायग्राम को रख लीजिए, एक्सप्लेनेशन को रख लीजिए, और यहाँ तक पाना, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ तक इक्वेशन 1 पाने तक। ठीक, यहाँ का आप एक ब्रेक ले लीजिए भाई, है ना, एक भाग में बांट लीजिए। अब नया भाग इसका चालू करते हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर इक्वेशन 1 में हम इस r अपॉन एल को मान रहे हैं 2b, और 1 अपॉन एल सी, ये 1 अपॉन एल सी को मान रहे हैं के स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं आगे आपको समझ में आएगा ना, बहुत अच्छे से डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, तो पुट कर दीजिए, r अपॉन एल का मान 2b हो गया, 1 अपॉन एल सी का मान के स्क्वायर हो गया, माइनस ई बाई एल इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सेटअप कीजिए, हमने के को यहाँ से बाहर निकाला है इस ब्रैकेट से, तो के स्क्वायर क्यू माइनस ई अपॉन के स्क्वायर एल इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2, ये मिल गया आपको। अब फिर से हम इस जो ब्रैकेट की क्वांटिटी है ये वाली q माइनस ई अपॉन के स्क्वायर एल, इसको हमने माना है x। यहाँ पर हम इस इक्वेशन को एक वेरिएबल के टर्म में चेंज कर रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। तो q माइनस ई अपॉन के स्क्वायर एल इज इक्वल टू x मान लिया, तो dq अपॉन dt इज इक्वल टू dx अपॉन dt, क्योंकि e कांस्टेंट है, बैटरी का विद्युत वाहक बल है, नियत रहेगा, के एक नियत राशि है, और एल प्रेरकत्व भी अपने आप में नियत होगा। भाई लोगे ना कितने हेनरी का प्रेरकत्व है, और के देख लीजिए, के भी एल और सी से मिलकर बना है। तो भाई 50 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है या 10 हेनरी का है, ये सब तो फिक्स रहेगा, आप सर्किट में जब लगाओगे तो वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो dq इज इक्वल टू dq upon dt is equal to dx upon dt, and similarly you get a double integration term. तो d2q upon dt square is equal to d2x upon dt square। तो अब आपके इक्वेशन नंबर 2 में आप ऑपरेटर्स को बदल देंगे, यहाँ पर जहाँ पे d2q अपॉन dt स्क्वायर है वहाँ पे d2x अपॉन dt स्क्वायर रखेंगे, जहाँ पे dq अपॉन dt है वहाँ पे dx अपॉन dt रखेंगे, और जहाँ पे ये वाला क्वांटिटी है इसको तो x मान लिए स्टूडेंट्स। तो हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल गया कि d2 अपॉन dx अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2b dx अपॉन dt प्लस k स्क्वायर x, इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन नंबर 3 जो आपको दिख रहा है, ये एक सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण है, इसे देखिए ध्यान से। ठीक, ऐसा इक्वेशन मैथ्स में सॉल्व करते हैं आप बहुत सारा। अब ये इक्वेशन के इक्वल टू में 0 है, वहां पे वैरायटी होती है जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं कि इक्वल टू के 0 में यदि कोई कांस्टेंट है तो अलग तरीके से सॉल्यूशन करते हैं, इक्वल टू के बराबर में अगर e की पावर में x है कुछ, या साइन x है या कॉस x है, तो डिफरेंस अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 0 है, तो 0 जब होता है कोई भी इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन अपने इक्वल टू के बराबर, तो उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, हम लिखते हैं कि एक द्वितीय घात का एक अवकल समीकरण है, तथा इसका एक परीक्षण हल, ट्रायल सॉल्यूशन हम मानते हैं कि माना x इज इक्वल टू ई टू दी पावर अल्फा टी है। ठीक, इसी तरीके से मैथ्स के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका परीक्षण हल x इज इक्वल टू ई टू दी पावर अल्फा टी है, तब इसको माने अपन ट्रायल सॉल्यूशन लेते हैं अपन ऐसे केस में। तो अगर इसका
डिफरेंशियल ऑपरेटर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलने वाला है, और फिर इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलने वाला है। अब क्या करते हैं, जब ट्रायल सॉल्यूशन मान लेते हैं तो उसको ले जाके इसी इक्वेशन में वापस पुट करते हैं, क्योंकि वो उसको संतुष्ट करना चाहिए। तो ले जाके पुट करिए वैल्यूज को, तो देखिए जरा, d2x अपॉन dt स्क्वायर की जगह ये पुट करेंगे तो ये आ गया, प्लस ये हमारा dx बाई dt पुट कर दिए और यहाँ पर x पुट कर दिए तो ये आ गया। इन सब में e टू द पावर अल्फा t कॉमन है, तो फाइनली आपको ये एक इक्वेशन मिलने वाला है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो e टू द पावर अल्फा t को तो आप सॉल्यूशन माने हो। अब इसका मतलब क्या है कि e टू द पावर अल्फा t इज इक्वल टू 0 होगा, या तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस के स्क्वायर का जो इक्वेशन है वो 0 होगा। अब चूंकि e टू द पावर अल्फा t को तो हम सॉल्यूशन माने हैं तो वो तो 0 नहीं हो सकता, तो ऑब्वियस है कि ये वाला इक्वेशन 0 होगा। मतलब ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और चूंकि ये अपने आप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वर्ग समीकरण है, तो ये अपना मूल देगा रूट, जो कि 2 होंगे। तो जब इसको हल करेंगे तो हमें 2 मूल प्राप्त होंगे। किस तरह से होंगे, अल्फा स्क्वायर, आप वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट करोगे, कंफ्यूज मत होइएगा ना, इतना जो शॉर्ट है उस चीज को आप, मुझे पता है आपको पता है कि कोई भी मूल होता है तो क्या लिखते हैं जी, कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जब यहाँ पे लगाओगे आप तो a की जगह 1 है, b की जगह 2b है ना, और c की जगह k स्क्वायर है, तो यहाँ जो 2 आ रहा है वो नीचे के 2 से कट जाएगा, ये a 2a लिखा है तो a की जगह 1 है ना। तो फाइनली जब इक्वेशन 4 को आप इससे सॉल्व करेंगे तो ये रूट आएगा, मूल, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये मूल आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 4 का रूट। तो फिर अब ये जो निकल गया ट्रायल सॉल्यूशन हो गया, अल्फा का आपको मान निकल गया यहाँ के लिए, तब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या लिखते हैं जी, जनरल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, इस तरह से, इस प्रकार समीकरण 3 का सामान्य हल होगा, जिसको कहा जाता है क्या, जनरल सॉल्यूशन। ठीक, कैसे लिखते हैं जी, x इज इक्वल टू a ई टू दी पावर अल्फा x प्लस b ई टू दी पावर माइनस अल्फा x, ऐसे ही होगा, जहाँ a और b एक अनदर कांस्टेंट होंगे जनरल सॉल्यूशन के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व करते हैं आप लोग अपने मैथ्स में, है ना। ठीक, तो अब हमने लिख दिया कि इस प्रकार समीकरण 3 का एक सामान्य हल होगा, x इज इक्वल टू a ई टू दी पावर माइनस अल्फा, ए मतलब प्लस अल्फा, तो एक बार प्लस लोगे यहाँ से, टी, क्योंकि टी वहां पर है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, एक्स ले रहा हूँ, टी है तो टी लेंगे। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में हम लोगों ने अल्फा टी लिया, ये देखिए ये वाला। ठीक, तो देन प्लस बी माइनस अल्फा टी। ठीक है, तो जहाँ ए और बी नियतांक है जिसका मान परिपथ की सीमा स्थितियों बाउंड्री कंडीशन से प्राप्त किया जाएगा। चलिए कैसे निकालेंगे, हमने माना था इक्वेशन में कि x इज इक्वल टू क्या था, q माइनस ई अपॉन के स्क्वायर एल, जहां पर जो के स्क्वायर था उसका मान था 1 अपॉन एल सी। तो के स्क्वायर का मान 1 अपॉन एल सी है, तो ये अगर ऐसे जाएगा कि के स्क्वायर एल का मान क्या लिखेंगे, 1 अपॉन सी, और यहाँ पर अगर आप के स्क्वायर एल का मान 1 अपॉन सी रखेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे 1 अपॉन सी, तो ऊपर जाके q माइनस ई सी होगा, ये वाला इक्वेशन ऐसे, इस तरह से। और Q का मान क्या मिलेगा हमको, Q का मान क्या मिलेगा यहाँ से, Q का मान मिलेगा EC, ये इधर चले गया, और X। Q क्यों इसको टारगेट करें, क्योंकि चार्ज पता लगाना है कि इसमें कैपेसिटर में कितना चार्ज संग्रहित हो रहा है स्विच ऑन करने से, तो ये एक इक्वेशन यही तो बताएगा। क्या मिला, Q इज इक्वल टू ई सी प्लस एक्स, और X आपने इक्वेशन 5 में निकाला है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके। तो इस इक्वेशन पे हम पुट कर देंगे, Q का मान निकाल रहे हैं ना, तो देखिए जरा Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, Q इज इक्वल टू ई सी प्लस एक्स, तो x क्या है, ये पूरा आप सॉल्व करके लेके आए हैं, यहाँ पुट कर दिए तो ये इक्वेशन मिल गया जी। अब EC क्या है, EC क्या है, Q नॉट, संधारित्र पर अधिकतम आवेश का मान। सर्किट पे चलते हैं फिर से, ये सर्किट है, ये कैपेसिटेंस है और ये वोल्टेज है, और संधारित्र के लिए विभवांतर V का मान होता है आवेश बटे धारिता। तो अधिकतम वोल्टेज कितना है, E है, और अधिक से अधिक कितना चार्ज संधारित्र अपने आप में रख सकता है, तो Q नॉट रख सकता है, और बटे उसका धारिता। तो Q नॉट का मान क्या हो जाएगा, ई
एंड सी। तो उस इक्वेशन में जो ई सी आया है वो कैपेसिटेंस पे मैक्सिमम होल्डिंग चार्ज की क्वांटिटी। तो फिर इस इक्वेशन में आपके कहाँ गया जी हमारा इक्वेशन, दिस हियर, ये इक्वेशन नंबर 6 देखिए। तो EC इज इक्वल टू क्यू नॉट, संधारित्र पर अधिकतम आवेश का मान, मैक्सिमम चार्ज। तो ये इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो गया, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट प्लस ए ई टू द पावर दिस मच प्लस बी ई टू द पावर नेगेटिव ऑफ रूट एंड टी। अब ध्यान दीजिए Q इज इक्वल टू क्यू नॉट क्या है, मैक्सिमम चार्ज है, और ये वेरिएबल जो दिखा रहा है समय के साथ क्या परिवर्तित होना है, और उसके साथ जुड़े हुए हैं एक्सपोनेंशियल टर्म्स। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग चार्ज जो बिहेवियर चेंज होगा कैपेसिटर में, है ना। ओके ओके, अब हमें इन कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। पेशेंस रखिएगा, इक्वेशन 6 तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं है, यहाँ तक को एक भाग कर दीजिएगा, फिर ब्रेक ले लीजिएगा। ठीक, देखिए चलिए हम लोगों ने कहाँ तक पार्ट्स बांटे थे, ये इक्वेशन 1 पाने तक कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पे कुछ चीज़ों को हमने सेट किया है जी, माना है। देन उसके बाद आपको ये इक्वेशन 3 मिला, फिर उसके ट्रायल सॉल्यूशन के लिए हैं, और उसके मोल के बाद हमने जनरल सॉल्यूशन लिया, तो इक्वेशन 5 मिला आपको। और इस जनरल सॉल्यूशन को लेने के बाद ये आवेश को प्रदर्शित करने का एक इक्वेशन हमने निकाला है, इक्वेशन नंबर 6, जो कि संधारित्र पे कितना चार्ज वेरी करेगा उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक एक भाग और बांट लीजिएगा। अब आगे हमारा टारगेट है इन अननोन कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू फाइंड करना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। उसके लिए हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस का यूज करेंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या जी, देखिए जरा, जब टी जीरो मतलब टाइम अगर चालू ही नहीं हुआ है, सर्किट चालू नहीं किए हो आप, कोई टाइम में आगे बढ़े नहीं हो, तो क्यू जीरो, कोई चार्ज भी संधारित्र में नहीं जाएगा। टी जीरो तब क्यू भी जीरो। रखिए इसमें, इस इक्वेशन में टी जीरो मतलब ये वाला टर्म जीरो, ये पूरा जीरो हो गया, ये वाला भी टर्म जीरो, ई की पावर जीरो मतलब 1, और क्यू जीरो मतलब ये जीरो हो जाएगा। तो फाइनली यू गेट दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, क्यू नॉट यहाँ से ए, यहाँ से बी, ये मिलेगा। फाइनली यू हैव ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट, ये एक इक्वेशन मिल गया। ठीक, चलिए फिर इसी इक्वेशन से हमें धारा निकालना है। अगर इक्वेशन 6 से धारा निकालना है तो क्या करेंगे, इक्वेशन 6 चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। चलिए देखिए वैसे ही किए हैं। समीकरण 6 को टी के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें धारा मिलेगा I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो जब इक्वेशन 6 को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, I इज इक्वल टू ए ई टू द पावर, इसका डिफरेंशिएशन इतना ही है ना, और फिर जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फैक्टर फिर एक बार आ जाएगा ऐसे। ठीक, क्योंकि e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन e टू द पावर ax और a होता है ना। खैर ये चीज आपको आता है, बताने की जरूरत नहीं है ना। तो वैसे यहाँ पर आया है फैक्टर ये वाला, और वैसे यहाँ पर भी आया है ना। ओके, अब ध्यान दीजिए, जब t बराबर जीरो तब I बराबर भी जीरो। जब समय आगे बढ़ा ही नहीं है तो धारा भी प्रवाहित नहीं होगी भाई, तो I भी जीरो है। तो इस एक्सप्रेशन में रखिए अब इस एक्सप्रेशन में इस बाउंड्री कंडीशन को, तो I जीरो, टी जीरो मतलब ये वाले टर्म 1 हो गए। तो ये क्या मिला आपको, a ये वाला फैक्टर प्लस b ये वाला फैक्टर। थोड़ा सा ब्रैकेट आउट करेंगे यहाँ से, ये a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये b माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, और दोनों को इकट्ठे लिखोगे तो माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक, और a इस बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ से b इस माइनस बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसको इकट्ठा करोगे तो ये मिलेगा, एंड देन इक्वल टू जीरो। अब समीकरण 7 से जो a प्लस बी है उसका मान कितना है, माइनस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी का मान कितना है, b क्यू स्क्वायर। ठीक, ये वाला यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू आपने पुट कर दी क्यू नॉट यहाँ से। ठीक है, एक प्लस माइनस का यहाँ पे शायद मैं देख लेता हूँ। ठीक, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, माइनस क्यू नॉट। ये माइनस क्यू नॉट रखोगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट प्लस, कंफ्यूज। ठीक, तो ये प्लस बी क्यू नॉट प्लस ए माइनस बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अब हमें वैल्यू निकालनी है ए माइनस बी की, तो ये क्वांटिटी इधर जाएगी तो माइनस हो गई, माइनस बी क्यू नॉट, और ये डिवाइड में जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 8। अब a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट, आपको एक इक्वेशन मिल गया है, और a माइनस बी ये वाला
के फॉर्म में आपको इक्वेशन मिल गया। इन दोनों समीकरणों को जब हम हल करेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो हमें कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू निकलेगी। आसान है, आसानी से वो रफ में आप करके देख सकते हैं, और यहाँ पे एग्जाम में भी उतना लंबा उसको लिखना नहीं है। तो क्या आएगा, जब इसको सॉल्व करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप जोड़ देंगे तो बी भी कट जाएगा। 2a इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट माइनस बी क्यू नॉट, और फिर कॉमन निकालोगे माइनस क्यू नॉट बाई 2, तो ये मिलेगा, है ना। और 2a है तो इधर का 2a यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो ऐसा मिलेगा। तो a की वैल्यू ऐसे मिलेगी। वैसे इन दोनों समीकरणों को एक बार आप घटा दोगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये कांस्टेंट हो गया। तब आपको कांस्टेंट a और कांस्टेंट b की जो वैल्यू निकल गई है उसको ले जाके कहाँ रख देंगे जी, जो चार्ज निकाले हो आप इक्वेशन, कौन सा, ये इस इक्वेशन 6 में रख देंगे, तो पूरे चार्ज का बिहेवियर पता चलेगा। ठीक, चलिए पेशेंस रखिए भाई, है ना, बहुत अच्छे रिजल्ट निकल के आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ें, हमें इस इक्वेशन में कांस्टेंट a और कांस्टेंट b की वैल्यू पुट करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कैसे निकला, यहाँ तक डेफिनेटली क्लियर है आपको, अच्छे से जरूर ध्यान दीजिएगा। तो अब हमारा इक्वेशन 6 इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, कि समीकरण 6 में संधारित्र पर आवेश क्या होगा, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट बाई 2, ए की वैल्यू है ये, 1 प्लस बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ई टू द पावर वाला टर्म था वहां पर, बीच में माइनस क्यू नॉट बाई 2, ये बी वाला कांस्टेंट बी की वैल्यू है, और ये ई वाला टर्म। ये इक्वेशन नंबर 9 मेन इक्वेशन है, चार्ज को रिप्रेजेंट करने वाला ना, संधारित्र पे कितना आवेशन होता है एलसीआर सर्किट में, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें ही जो मेन प्रॉपर्टीज है, ज्यादातर क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से आते हैं, इस ग्राफ से आते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। अब हमें इस इक्वेशन पे डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स या निष्कर्ष के बारे में स्टडी करना है। क्या है निष्कर्ष, सबसे पहला, ये जो एक्सप्रेशन आया है उसमें ये जो रूट है उसी का खेल है सब कुछ। तो यदि बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन के स्क्वायर, ये जो क्वांटिटी में बी स्क्वायर जो है बड़ा है के स्क्वायर से, मतलब अब बी स्क्वायर क्या माने थे जी आप, आर बटे 2l माने थे, बी का मान 2b का मान, 2b का मान हम लोग माने थे आर अपॉन 2l। ठीक, तो स्क्वायर बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर, और के स्क्वायर का मान क्या माने थे, 1 अपॉन एल सी। चलिए स्टार्टिंग में आपको दिखा देता हूं, ये देखिए 2b इज इक्वल टू आर अपॉन एल, या b इज इक्वल टू आर अपॉन 2l, तो बी स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर, और के स्क्वायर क्या है, 1 अपॉन एल सी। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये निष्कर्षों से क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा, यहाँ से तो नहीं बच सकते आप, है ना, यहाँ से क्वेश्चन तो पूछेगा एग्जामिनर आपसे। तो चलिए b इज ग्रेटर देन के स्क्वायर, तो फाइनली ये क्वांटिटी बड़ी है 1 अपॉन एल सी से, तब वर्गमूल के भीतर की राशि क्या होगी, धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी ये वाली, तथा टी का गुणांक वास्तविक होगा, ये धनात्मक है, और टी का ये भी धनात्मक है, और टी का जो फैक्टर है ये रियल होगा, रियल। तो इस ये कब की स्थिति है, अर्थात संधारित्र में आवेश बढ़ते बढ़ते अपने अधिकतम मान क्यू नॉट को क्या करेगा जी, प्राप्त करेगा, संधारित्र में आवेश चार्ज होगा। इसको क्या बोलेंगे अपन, इस स्थिति को क्या कहा जाता है, अति अवमंदित आवेशन, हाईली डैम्प्ड चार्जिंग, या फिर अनावर्ती आवेशन, या अपीरियोडिक चार्जिंग की स्थिति है। ठीक, ये ग्राफ में आप देखिए जस्ट 1, स्थिति 1 देखिए, टाइम है t इस ग्राफ में, यहाँ पर ये चार्ज क्यू है, ये वाला 1 नंबर का जो ग्राफ है डॉट लाइन, ये वाला देखिए, ये जैसे ये का पॉइंटर मूव कर रहा है, ये वाला ग्राफ, तो देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है चार्ज बढ़ते 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 बढ़ रहा है। ओके, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे चार्ज बढ़ते 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 ऐसे जाके क्यू की मैक्सिमम वैल्यू को, चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू क्यू नॉट को प्राप्त करता है। ये वाला पहला स्थिति इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब दूसरा स्थिति देखिए, दूसरा कंडीशन, जब बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एलसीएम, तब रूट के भीतर की राशि क्या होगी जी, शून्य होगी। पहले पढ़ लेते हैं फिर इक्वेशन को देखेंगे, जीरो होगी। इस स्थिति में चर घातांकीय पद मतलब e टू दी पावर वाले वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, अर्थात t के अनुसार संधारित्र पर आवेश धीरे धीरे चर घातांकी नियम के अनुसार बढ़ता है। इस स्थिति को क्रांतिक अवमंदन या फिर
क्रिटिकल डैम्पिंग कहते हैं, मतलब चार्ज बढ़ेगा घटेगा ये तय नहीं रहता, एक बॉर्डर वाली स्थिति रहती है। देखिए इक्वेशन 1 को, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर हो गया 0, ठीक, ये b अपॉन बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर हो गया 0, तो ये इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट से इसका टर्म e टू द पावर जो गुणांक है चरघातांकीय पद वो इनफाइनाइट से मल्टीप्लाइड होगा, और ये चार्ज का स्थिति है, ठीक, यहाँ पे ये वाला हो गया टर्म 0, तो वो बोल रहा है कि इस स्थिति में जो संधारित्र पे जो चार्जिंग होने का जो कंसेप्ट है वो अनसर्टेन होता है, ठीक, समय t के अनुसार संधारित्र पर आवेश धीरे धीरे चरघातांकीय नियम के अनुसार बढ़ता है। इस स्थिति को क्रांतिक अवमंदन बोलते हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग। देखो इनफाइनाइट तक तो कोई कैपेसिटर चार्ज रख नहीं सकता ना, तो वो एक बॉर्डर बना देता है। तो इनफाइनाइट या क्रांति, ये नाम याद रखिएगा भाई, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि क्रांतिक अवमंदन की स्थिति क्या है, तो ये है, ये इक्वल होना चाहिए। क्रिटिकल डैम्पिंग की स्थिति क्या है, तो ये होना चाहिए। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स पूछते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप जब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आएंगे तो ये सब चीज बहुत बहुत, ये तो इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि आप वहां पे रियलाइज करेंगे इस चीज को। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग इन एलसीआर सर्किट, देन दिस इज, 4 ऑप्शन दे देगा, छोटा है बड़ा है ना। ओके, तो ये वाली स्थिति हो गई जब 0 हुआ। ग्राफ कहाँ है, ये दूसरा वाला ग्राफ, ये इंक्रीज होते 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 ये यहाँ पे अनसर्टेन होते क्रिटिकली, ये जस्ट इसके बाद ऑसिलेशन चालू हो सकता है या फिर चार्जिंग हो सकता है, तो ये बीच वाला ग्राफ है इसका, ठीक, ये हो गया। अब चलिए आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट के ऊपर। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन 6 में ये बी स्क्वायर छोटा है के स्क्वायर से, मतलब स्थिति कुछ ऐसी है, अगर आर स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर, मतलब प्रतिरोध और प्रेरकत्व के इस तरह के संयोजन का मान छोटा है 1 बटे प्रतिरोध प्रेरकत्व और कैपेसिटेंस की मल्टीप्लिकेशन के, तब वर्गमूल के भीतर की राशि क्या होगी, ये ऋणात्मक होगी। मतलब ये क्योंकि b छोटा है के स्क्वायर से, तो ये फिर क्या होगा, एक इमेजिनरी मिलेगा, काल्पनिक मिलेगा, सम्मिश्र राशि मिलेगी, ठीक। अब मान लेते हैं कि ये जो सम्मिश्र राशि होगा कुछ ऐसा होगा, बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू जे ओमेगा, मतलब जे का मान -1 है इस तरह से, और ओमेगा का मान के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को ओमेगा हमने क्या लिखा है, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जस्ट माइनस के अकॉर्डिंग ना ऐसा। देखिए माइनस था बी, यहाँ पे माइनस अगर आप कॉमन लोगे ऐसे, यहाँ से जब बाहर लोगे तो इसको क्या लिख पाओगे आप, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और -√1 को हम बोल देंगे जे, और ओमेगा हम बोल देंगे के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कंफ्यूज मत होइएगा ना, इसको ऐसा लिखना है मतलब उसको थोड़ा सा रिवर्स आउट करना पड़ेगा। तो हमने माना इस कंडीशन में रूट क्या मिला है, इमेजिनरी मिला है, क्योंकि रूट के अंदर की राशि नेगेटिव इमेजिनरी होती है। अब इस चीज को वहां पे पुट करेंगे, कुछ और मैथमेटिकल कैलकुलेशन आएगा यहाँ पर ना, थर्ड कंडीशन के लिए। तो देखिए अब इक्वेशन नंबर ये जो 9 हमारा आया है मेन इक्वेशन ये वाला, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे जो माने हैं आपके, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर क्या माने हैं, जे ओमेगा ना, रिवर्स में अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जे ओमेगा, पुट करिए यहाँ पे वैल्यू इक्वेशन नंबर 9 में। ये देखिए, तो देखिए Q इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट बाई 2 अपनी जगह था, 1 प्लस बी था बटे में था अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो जे ओमेगा प्लस ई बी प्लस फिर से वही क्वांटिटी था तो जे ओमेगा टी माइनस क्यू नॉट बाई 2, जहां जहां अंडर रूट में वो क्वांटिटी थी वहां वहां हमने जे ओमेगा पुट कर दिया। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे जब आप क्यू नॉट, ये देखिए जरा, ये क्यू नॉट सब जगह से था तो बाहर ले लिए, ये बाहर ले लिए, यहाँ बचेगा 1, ये पावर्स को फैक्टराइज करेंगे तो e टू दी पावर माइनस बी टी ये है, और मिलने वाला है e टू दी पावर प्लस जे ओमेगा टी ये वाला है। यहां से फिर ये 1 मिलने वाला है, ये वाला क्यू नॉट, इसको देखेंगे तो e टू दी पावर माइनस बी टी ये मिलने वाला है, ये बी अपॉन जे ओमेगा अपनी जगह पर है, और e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी ये मिलने वाला है, तो ये वाला टर्म है। तो जब इसको पूरा जब आप ब्रैकेट तोड़ के जब सेट आउट करोगे, ठीक, आप करके देखिएगा इजली है, तो आपको कुछ इस तरह का सेटअप दिखेगा कि 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी, और ये वाला सेटअप एक आएगा, और प्लस बी अपॉन जे ओमेगा ई टू द पावर माइनस बी टी ये वाला सेटअप आएगा। ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसे क्या कहते हैं जी, हाइपरबोलिक, ये
कॉस की वैल्यूज है इमेजिनरी फॉर्म में, है ना, और ये साइन की वैल्यू है इमेजिनरी फॉर्म में। ये जे यहाँ लोगे ना आप, जब साइन लिखते हैं तो 2i होता है नीचे, वहां पे जब फॉर्मूला पढ़ते हैं ये जे यहाँ आ जाएगा फॉर्मूला लिखते समय, तो कंफ्यूज मत होना। तो फाइनली ये जो एक्सप्रेशन है ये शो करता है कॉस ओमेगा टी को, और ये जो एक्सप्रेशन है जे के साथ, जे के साथ ना, जे इस जे यहाँ आएगा, ये जो एक्सप्रेशन जे के साथ शो करता है साइन ओमेगा टी को। तो फाइनली यू हैव क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस क्यू नॉट टी टू द पावर माइनस बी टी, ये कॉस ओमेगा टी हो गया, प्लस बी अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी हो गया। देन फाइनली थोड़ा सा और सेटअप करते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ तक हमको वैल्यू मिल गया है, q माइनस क्यू नॉट टी टू द पावर माइनस बी टी, यहाँ अपन k अपॉन ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुटअप किए हैं, k अपॉन ओमेगा बैलेंस कर रहे हैं ना, तो अंदर जाएगा तो ओमेगा अपॉन k है, फिर यहाँ पर भी k अपॉन ओमेगा, अब मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा ओमेगा कैंसल आउट होगा, ठीक। यहाँ से ये वाली क्वांटिटी बैलेंस की है हमने, अगर आप क्वांटिटी को अंदर लेके जाएंगे तो यही मिलने वाली है आपको वापस b बाई ओमेगा, तो k बाई ओमेगा, ओमेगा अपॉन k बैलेंस के लिए, b बाई k तो k बाई ओमेगा, तो फाइनली k कट के आपको b बाई ओमेगा मिलेगा। ये एक सेटअप। अब थोड़ा सा यहाँ पे माने हैं कि पुट कर दिए b बाई k इज इक्वल टू साइन थीटा, ये b बाई k ये इक्वल टू है ना, b बाई k इज इक्वल टू साइन थीटा एंड ओमेगा अपॉन k इज कॉस थीटा, ओमेगा अपॉन k ये वाला कॉस थीटा पुट किए, जिससे कि b बाई ओमेगा आपको टेन थीटा मिलता है। तो फाइनली जब आप वैल्यू पुट करेंगे क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट टी टू द पावर माइनस बी टी के अपॉन ओमेगा, ये है अपनी जगह पर, इसके जगह जो ओमेगा अपॉन के जगह कॉस ओमेगा टी, ये अपनी जगह पर है कॉस ओमेगा टी, ओमेगा अपॉन के को माने हैं आप कॉस थीटा, तो कॉस थीटा प्लस साइन ओमेगा टी, बी अपॉन के को मानेंगे साइन थीटा, ये पुट हो गया। अब ये कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी की वैल्यू है, एक फॉर्मूला होगा ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या होता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो ये q माइनस क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी के अपॉन ओमेगा, यहाँ मिलेगा आपको कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा। ये अपने आप में ये एक्सप्रेशन एक ऑसिलेटरी फंक्शन को डिफाइन करता है। कॉस ओमेगा टी क्या है जी, अपने आप में एक ऑसिलेटरी फंक्शन है। तो ये समीकरण के अनुसार संधारित्र के आवेशन एक अवमंदित दोलनों डैम्प्ड ऑसिलेशन के साथ आगे बढ़ता है। इस कंडीशन में, इट्स कंडीशन में संधारित्र का जो आवेशन है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन के साथ आगे बढ़ता है, अर्थात आवेश अपने अधिकतम मान क्यू नॉट को प्राप्त करने से पहले एकांतर क्रम में घटता बढ़ता है, और यही वो स्थिति है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनते हैं। चार्ज बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, उसकी वजह से प्रेरकत्व में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और संधारित्र की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और उनके दोनों प्लेटों के मध्य मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से ईएम वेव जनरेट होगा, जो आप पढ़े हुए हैं ना। तो ये वाला इक्वेशन एक डैम्प्ड ऑसिलेशन को बताता है, अर्थात आवेश अपने अधिकतम मान क्यू नॉट को प्राप्त करने से पहले एकांतर क्रम में घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा। चलिए ग्राफ को देखते हैं, ये देखिए जरा, तो ये जो हार्ड लाइन ग्रीन लाइन अपन यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर इस ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी इमेजिनरी हो जाती है, और जब आप मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करके जो इक्वेशन जब फाइंड करते हैं, जो कि अपने आप में एक डैम्प्ड ऑसिलेशन कॉस के फॉर्म में निकल के आता है, जो कि इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि चार्ज बढ़ रहा है, बढ़ते 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 इस रेंज के बाद जाने के यहाँ ऑसिलेट करने लग रहा है, यहाँ पे ऑसिलेशन चालू हो गया है ऐसे, मतलब अपने फाइनल क्यू नॉट पे पहुंचने से पहले संधारित्र जो है ऑसिलेशन कर रहा है, उसमें चार्जिंग जो होना है, एक बार घट रहा है चार्ज, फिर बढ़ रहा है, घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। आप सर्किट में कोई भी वोल्टेज को चेंज नहीं कर रहे हैं, इस सर्किट में बैटरी से सप्लाई को हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे हैं, बैटरी से जो सप्लाई जाना है उतना ही है, और फिर भी यहाँ पे ऑसिलेशन चालू हो गया है। और ऑसिलेशन चालू हो गया इसकी वजह से है कि इसकी वजह से बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, और उसके रिजल्ट में फिर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनने वाला है। तो ये बेस है, ये फाउंडेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इस तरह से। तो इस सिचुएशन को पाने के लिए, इस सिचुएशन को पाने के लिए एक ऐसा सर्किट का चुनाव करेंगे आप, जिसके लिए प्रतिरोध बटे प्रेरकत्व का ये क्वांटिटी है ना, और ये वाला, और प्रेरकत्व और संधारित्र की ये क्वांटिटी का मान ऐसा तय करोगे, इतना ओम, इतना हेनरी, इतना फैराड, ऐसा करके इस तरह से लोगे कि ये संतुष्ट हो कि
बी स्क्वायर लेस देन हो के स्क्वायर का। अगर आपको सर्किट में ऑसिलेशन कराना है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करनी है तो उस रेंज का कैपेसिटर, उस रेंज का प्रेरकत्व, तो उस रेंज का प्रतिरोध चुनेंगे तो फिर हमको ये एम वेव मिलता है। तो फिर देखिए यहाँ पे इसने ये सारा चीज करने के बाद ये जो इक्वेशन 10 आया, ये बोल रहा है कि ये एक डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है। अब देखिए अवमंदित दोलनों का आयाम, तो इस इक्वेशन में ये जो टर्म होता है वो आयाम को रिप्रेजेंट करता है, आपको पता है। ये तो मैक्सिमम चार्ज है भाई, है ना। ये जो होगा ये क्वांटिटी आयाम को प्रदर्शित करेगा। आप जानते हैं ना वेव इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, जहाँ ए क्या होता है, आयाम होता है उसका। ठीक, मैक्सिमम उसका ऑसिलेशन का कितना हाइट होगा, क्या होगा, वो ये दो श्रृंगों, दो गर्तों के बीच की दूरी। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आया है। तो इसका आयाम क्या है, k बाई ओमेगा ई टू दी पावर माइनस बी टी। ये जो क्वांटिटी आई है ये तो चार्ज है हमारा। तो k ओमेगा का मान क्या था जी, k का मान ओमेगा की वैल्यू क्या थी, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू दी पावर माइनस बी टी के। और b का मान क्या था, r माइनस, मतलब क्वांटिटी में अगर निकालनी है तो r अपॉन 2l। और इसमें पुट करके आप कितना आयाम होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हाइट कितना होगा, डेप्थ कितना होगा, ये निकाल सकते हैं ना। क्योंकि ये पुट करना है कितना रेंज फैलाव हो रहा है, तो इसकी जरूरत है। तो अवमंदित दोलनों को आयाम हम यहाँ से देखिए, आर की वैल्यू, एल की वैल्यू, के और बी भी वही चीज है ना, आर और एल ही है। यहाँ से हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ भाई जो जनरेट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसका आयाम कितना होगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इस सर्किट में आर यदि छोटा होगा, थोड़ा रिलेशन को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए क्या था, आर स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर इज लेस देन 1 अपॉन एल सी। देखिए यदि परिपथ में आर छोटा होने पर आयाम धीरे धीरे खत्म होगा। यहाँ पे देखिए ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, आयाम का ये क्वांटिटी निकल के आए हैं। आर और एल की चीजों को ध्यान दीजिए, यदि परिपथ में आर छोटा है, बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो ये नेगेटिव टर्म भी ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, तो आयाम धीरे धीरे खत्म होगा। अब यदि आर जीरो कर दोगे, तो आर को अगर जीरो कर देंगे यहाँ पे तो टी टू पावर जीरो मतलब 1, मतलब ये वाला टर्म हट जाएगा, सिर्फ मिलेगा ये k अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आयाम क्या प्राप्त होगा, एक नेतांक प्राप्त होगा, अर्थात दोलन सरल आवर्ती दोलन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होगा। क्या रिजल्ट है कि अगर एलसीआर सर्किट में आप आर को कम करते करते अगर जीरो कर दोगे, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे एलसीआर सर्किट में अगर आर की वैल्यू कम करते करते अगर आपने जीरो कर दी, तो संधारित्र का चार्जिंग जो है, संधारित्र का जो चार्ज होने की जो प्रॉपर्टी है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह आगे परिपथ में बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, फिर वो इनफाइनाइट टर्म तक चलते चले जाएगा। यही एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है और अगर प्रतिरोध न लगाएं, तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत प्रवाहित करने के बाद कैपेसिटर अनंत काल तक चार्जिंग होते रहेगा और आपके घर एक्स्ट्रा बिजली कंज्यूम नहीं होगा, मतलब आपको बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा, ऐसा बोल सकते हो आप। तो इसलिए परिपथ में प्रतिरोध लगाए जाते हैं ताकि एनर्जी लॉस या एनर्जी का कंजप्शन एक सर्टेन डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हो। ठीक, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। कहने का मतलब यदि आर जीरो है तो जो ये वाला रेंज यहाँ से यहाँ तक ये जो वेव बन रहा है वो सिंपली ऑसिलेट करेगा, सिंपली ऑसिलेट करेगा। मैं यहाँ पे उसको रफ ड्रॉ कर रहा हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है जी हमारा, यहाँ पर है ना, कि यदि परिपथ में आर छोटा होने पर आयाम धीरे धीरे खत्म होगा, और आर यदि जीरो कर दोगे यहाँ पे तो ये कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, और कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा तो सरल आवर्ती दोलन हो जाएगा, मतलब वो जो ग्राफ में है वो सिंपल एक बराबर हाइट में ऐसे ऑसिलेशन मिलेगा आपको। मतलब संधारित्र एक बार चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। तो भाई चार्ज जैसे जैसे होगा तो प्रेरकत्व से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, फिर डिस्चार्ज होगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा, तो इसके दोनों के रिजल्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में है, तो ये दोनों मिलके फिर क्या बनाएंगे जी, ईएम वेव बनाएंगे। ठीक, तो
मॉड्यूलेशन के केस में, आयाम बनाने के केस में प्रतिरोध को बहुत 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 नगण्य रखा जाता है। ये एक रिजल्ट आ गया यहाँ पर, है ना। तो एलसी परिपथ में धारा कैसे निकालेंगे जी? एलसीआर परिपथ में ये जो आवेश का इक्वेशन निकाले आप, इक्वेशन नंबर 10, इसको आप क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एलसीआर परिपथ में धारा इक्वेशन 10 को आप क्या करेंगे, एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ ऐसा वैल्यू आएगा, ठीक। दो फलनों का गुणनफल का डिफरेंशिएशन लगेगा, आप करिएगा इसको, देन फाइनली आपको ये क्वांटिटी मिलेगी और फिर से ओमेगा अपॉन के और बी बाई के को कुछ वैल्यू आप पुट कर किए हैं, माने हैं हम लोग उसको वापस, ओमेगा बाई के को हमने कहा है कॉस थीटा, बी बाई के को कहा है साइन थीटा, उसको फिर यहाँ पे पुट करिएगा और जब करेंगे तो ऐसा मिलेगा। तो I इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी के स्क्वायर अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसका रिजल्ट क्या हुआ, मतलब आप दे तो रहे हैं डीसी सप्लाई, आई एम सॉरी, सर्किट में हम दे रहे हैं डीसी सप्लाई, और जब रेजोनेंस की स्थिति है तो करंट कैसा मिल रहा है जी, साइन फंक्शन मिल रहा है, मतलब कैसा मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है। और ये क्यों, कौन सा करंट है, ये एसी करंट है ना। एसी करंट का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कालांतर लेते हैं उसका, मतलब बैटरी से सप्लाई करने के बाद आप डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में बदल रहे हैं, बदल सक रहे हैं। एलसीआर सर्किट आपको सीधा सीधा डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करके दे रहा है उस पोजीशन पे, क्योंकि करंट का इक्वेशन कैसे आया हुआ है, क्यू नॉट यू टू द पावर माइनस बी टी के स्क्वायर अपॉन ओमेगा, दिस इज द एम्पलीट्यूड है, इसको नहीं देखिए, इसको देखिए फंक्शन कैसा आया, साइन ओमेगा टी, मतलब जो करंट बन के आ रहा है वो एसी करंट है, ठीक। तो एलसीआर परिपथ में जो धारा उस थर्ड कंडीशन में निकल गया है वो क्या था, इस तरह से आएगी, जो ग्राफ से हमने तुलना किया था यहाँ पे, क्योंकि इस पोजीशन पे सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा और सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या निकल के आया, करंट जब कैलकुलेट किया तो आप ये देखिए, क्यू नॉट टी टू द पावर माइनस बी टी के स्क्वायर अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी, और ये क्या है जी, धारा भी अवमंदित है, धारा भी बार बार चेंज हो रही है, डैम्प्ड ऑसिलेटरी है, और डैम्प्ड ऑसिलेटरी कौन सा धारा होता है, एसी करंट होता है, ठीक, प्रत्यावर्ती धारा होता है, ठीक। तो ये ऑसिलेशन आ गया, तो ऑसिलेशन हो रहा है, तो ऑसिलेशन का आवर्तकाल क्या होगा वो निकाल लेते हैं, और उसकी आवृत्ति क्या होगी, कितनी बार वो रिपीट कर रहे हैं अपने साइकिल को। तो दोलन का आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा हम जानते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और के और बी की भी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये मिल गया। अब चूंकि जब आर नगण्य होगा, आर यदि जब जीरो होगा, न के बराबर होगा, तो आर को जीरो करेंगे तो ये टर्म हट जाएगा यहाँ से, तो 1/√1/LC मिलेगा, और ये मिलेगा आवर्तकाल 2 पाई अंडर रूट LC, और आवृत्ति आवर्तकाल की विपरीत होती है, तो 1/T फ्रीक्वेंसी। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, या पूछा जाता है कि बताइए एलसीआर सर्किट में फ्रीक्वेंसी, अनुनादी आवृत्ति कहें, है ना, अनुनादी आवृत्ति मतलब जब वेव चलते ही जा रहा है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रहा है, का कंडीशन क्या है, तो कंडीशन, एक कंडीशन तो ये है कि प्रतिरोध नगण्य होना चाहिए, जीरो नहीं कर रहे हैं, याद रखेंगे, ना के बराबर, क्योंकि प्रैक्टिकली सर्किट में थोड़ा प्रतिरोध तो हम लोग बना के रखते ही, तो ये इससे न्यूमेरिकल आएगा, और ये एक्सप्रेशन भी आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक थोड़ा सा अप्लाइड एक क्वेश्चन है यहाँ पर, उसको देखिए जरा, क्या कह रहा है कि एलसीआर प्रतिरोध में, एलसीआर परिपथ में प्रतिरोध के उस मान को ज्ञात कीजिए जिस हेतु परिपथ बस दोलनी है, क्रिटिकली डैम्प्ड है, क्रिटिकली डैम्प्ड है, सेकंड कंडीशन। तो एलसीआर प्रतिपद में क्रांतिक दोलन की स्थिति मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर अपॉन 4L² इज इक्वल टू 1/LC होना चाहिए, और इस स्थिति में आर की वैल्यू निकाल दीजिए, क्या आएगा, आर मैक्सिमम, आर आपको इतने ओम का प्रतिरोध तय करना है, कौन तय करेगा, प्रेरकत्व और संधारित्र का मान तय करेगा, कि आप 2 प्रेरकत्व का मान, संधारित्र का मान रखिए, और जो क्वांटिटी आ रही है नंबर में उतना ही अमाउंट का प्रतिरोध उस परिपथ में लगाइए, तब की स्थिति में आप सिर्फ दोलनी की स्थिति में रहेंगे, क्रिटिकली डैम्प्ड की स्थिति में रहेंगे। ये क्रिटिकली डैम्प्ड क्या है, इसके जस्ट ऊपर सर्किट ऑसिलेट करना शुरू कर देता है, और इसके जस्ट नीचे नीचे सर्किट जो है चार्ज होते रहता है, इंक्रीज होते रहता है, चार्जिंग की स्थिति रहती है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने जो पढ़ा ये चार्जिंग का कंडीशन है। ये देखिए, स्टार्ट किए हम लोगों ने, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया, और जो रिजल्ट निकाल के आया ये चार्ज, कैपेसिटर चार्ज हुआ है। अब सिमिलरली इसके डिस्चार्जिंग का प्रोसेस हमको देखना है, तो वो मैं आपको
अगर एग्जाम में अगर ये लिखना आए पड़ेगा तो कैसे कहाँ-कहाँ पे सुधार करके लिखना है वो, और कैलकुलेशन करके देखना है तो कितना करना पड़ेगा, वो मैं आपको इसी के बेस पे रिवाइज़ करा रहा हूँ ना, उसको आप घर पे डिटेल में सॉल्व करके देखिएगा। क्योंकि वीडियो के लेंथ के अकॉर्डिंग हमको इसको मैनेज करना है, तो आप इसको समझिएगा कि वो होगा कैसे। एक्चुअल में आपको इन्हीं चीज़ों को फिर से रिपीट करना है, तो उसे आप घर पे कॉपी पे ज़रूर करके देखिएगा। मैं रिज़ल्ट्स पे बात करूँगा और है मटेरियल पूरा आपके लिए। नोट्स जब अपलोड होगा तो आपको सारा चीज़ मिलेगा। तो अब देखते हैं कि डिस्चार्जिंग में क्या कंडीशन आएगी। तो डिस्चार्जिंग के लिए क्या करना है आपको, अब क्योंकि कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया है यहाँ तक, है ना? तो उसके बाद डिस्चार्जिंग के लिए क्या सेटअप लगाते हैं उसको देखिए। डिस्चार्ज अ कैपेसिटर थ्रू इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के लिए कुछ सेटअप इस तरह से रहेगा। ये इसका कॉइल है, कुंजी है। बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। चार्जिंग के कंडीशन में क्या करते हैं, इस कुंजी के को प्रेस करते हो। तो कुंजी के को प्रेस करते हैं तो ये संधारित्र का ये वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 से जुड़ जाता है। और 3 से जुड़ जाता है तो बैटरी से चार्ज जाता है इस संधारित्र पे। डिस्चार्जिंग के केस में इस कुंजी के को अप कर देते हैं। अप कर देते हैं तो पॉइंट नंबर 1 और 2 जुड़ जाता है, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 और 2 जुड़ जाएगा तो बैटरी का संपर्क इस सर्किट से नहीं है। अब आर, एल और सी जुड़े हुए हैं आपस में। कब के कंडीशन में? जब कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है, अभी प्रीवियस जितना डिस्कशन हुआ उसके आधार पे, मतलब इसमें कुछ चार्ज भरे हुए हैं। अब उन चार्ज का इस प्रतिरोध और प्रेरकत्व के आधार पे डिस्चार्जिंग शुरू होगा। चार्ज निकल के इसमें फ्लो आउट होंगे, है ना? तो उसके क्या कंडीशन है? तो चीज़ें वही हैं, ये मैं कैलकुलेशन आपके लिए है। फिर से वैसी संधारित्र की सिरों विभवांतर निकलेगा, प्रतिरोध की सिरों विभवांतर निकलेगा, प्रेरकत्व की सिरों विभवांतर निकलेगा। जब आप वोल्टेज तुल्यता का नियम लगाओगे तो ई हो जाएगा 0, क्योंकि बाह्य विद्युत स्रोत तो हम दे ही नहीं रहे हैं। तो ई 0 हो गया, तो उसी इक्वेशन में जो पहले स्टार्ट किए थे ई 0 होगा। फिर आप सेट करके आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक मिलेगा। यहाँ पर भी आप कुछ वैल्यूज़ पुट करोगे, सेम चीज़ चुनोगे ना। यहाँ पर भी R/L को 2B और 1/LC को k स्क्वायर मानोगे तो इक्वेशन 1 आएगा। इस इक्वेशन का भी आप परीक्षण हल लीजिएगा। ये पहले भाग का रिवीजन ही एक तरीके से ना, आप करके ज़रूर देखिएगा, एक बार रफ में ज़रूर बनाइएगा घर पे भाई इसको ना। सिर्फ वीडियो देखने से तो आप 10 बार देख लोगे तो भी नहीं समझ में आएगा, आपसे नहीं बनने वाला। कंसेप्ट बिल्ट अप करना है तो कॉपी में लेके लिख-लिख के पढ़ते चले जाइएगा, बनाइएगा इसको। फिर से ट्रायल सॉल्यूशन लेंगे, फिर से आपको ये रूट मिलने वाला है जिसका सामान्य हल इस कांस्टेंट a और b के फॉर्म में मिलेगा। फिर इस कांस्टेंट a और b के लिए आप इसको हल करोगे, बाउंड्री कंडीशन लगाओगे। अब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन जब t बराबर 0 तो वहाँ पे q भी 0 हो गया था, लेकिन यहाँ पे t बराबर 0 होगा तो q बराबर q नॉट होगा, क्योंकि चार्जिंग पूरा भरा हुआ है ना, कैपेसिटेंस में चार्ज भरा हुआ है तो q नॉट। तो फाइनली ये मिला। फिर अवकलन करेंगे और फिर बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। तो अवकलन करेंगे तो जब t बराबर 0 तो i भी 0, 0 है तो धारा बहनी शुरू नहीं होगी। और फाइनली फिर से आपको a प्लस बी और a माइनस बी में इक्वेशन मिलेगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो a और b का मान मिलेगा, जो कि ये है a का मान और ये b का मान। इसको ले जाके कहाँ पुट कर देंगे हम लोग? हमारे जनरल इक्वेशन के इसमें सामान्य हल में a और b का मान पुट कर दीजिए, तो जाके आपको मिलने वाला है ये इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 6 कांस्टेंट के फॉर्म में। अच्छा, इसमें अंतर क्या है? इस इक्वेशन और चार्जिंग के इक्वेशन में अंतर है कि शुरू वाला टर्म नहीं है बस। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। चार्जिंग में देखिए जो मेन इक्वेशन आया था हमारा, ये वाला देखिए, ये वाला। इक्वेशन 9 में ये वाला टर्म वहाँ पे नहीं है और प्लस में है सब चीज़ें। अगर आपको ये डिस्चार्जिंग का पूरा-पूरा मैथमेटिकल टर्म्स इंक्लूड नहीं करना है या क्वेश्चन छोटे मार्क्स का है, तो हम पूरा-पूरा हल ना लिखते हुए सेम इसी तरीके से हमें डिस्चार्जिंग के लिए भी इक्वेशन मिलता है करके लिखेंगे एक लाइन और इसे उतारेंगे। तो क्या रहेगा? ये सब प्लस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा और क्यू नॉट नहीं रहेगा। देखिए ज़रा, ये देखिए, ये एक्सप्रेशन जो आया है हमारा प्लस में आया है। ठीक? तो उसको ध्यान दीजिएगा। प्लस में लीजिएगा और ये क्यू नॉट बाई 2 करके, और स्टार्टिंग का जो एक टर्म है वो नहीं रहेगा, ये इस तरह से रहेगा। तो 2 बार जब अगल-बगल दोनों को लिखोगे तो आइडिया लग जाएगा कि डिस्चार्जिंग के लिए कैसे उस इक्वेशन को लिखना है और चार्जिंग के लिए क्या है। तो आपको एक ही बार फिर हल करना है, फिर दोबारा ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं एग्ज़ाम में भी।
आप जब एमएससी में वगैरह करेंगे या बड़े फाइनल ईयर पे अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बड़े क्वेश्चन जब आएंगे 15-20 नंबर के, तो उसमें इसको तो पूरा हल करना ही पड़ता है। फिर से यहाँ पे बी स्क्वायर वही है और के स्क्वायर 1/(c) है। अब इसके रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो उसी पे डिस्कस करना है हमको। सबसे पहला केस फिर से वही, बी स्क्वायर ग्रेटर देन है, तो भाई ये रूट वाले वैल्यू धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। इस कंडीशन में सिंपल तरीके से होगा सब चीज, चर घातांकी रूप से डिस्चार्ज होगा, धीरे धीरे चार्ज डिस्चार्जिंग होगी, तो ओवरडैम्प्ड या नॉन ऑसिलेटरी बोलते हैं, या फिर रुद्ध दोलन बोलते हैं, डेड बीट बोलते हैं, सिर्फ विसर्जन होगा, सिंपल कंडीशन। तो ये वाला इक्वेशन, धीरे धीरे चार्ज जो है संधारित्र का कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है और कम हो जाएगा ऐसे। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रुद्ध दोलन या अवमंदित, हाईली डैम्प्ड। ठीक, सिंपली। दूसरा, जब वही बराबर होगा दोनों क्वांटिटी का वैल्यू बराबर होगा तो रूट की वैल्यू आ जाएगी 0, मतलब एक कांस्टेंट मिलेगा। चार्ज की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? दिस मच। इस स्थिति में विसर्जन ना तो रुद्ध दोलन होगा और ना ही दोलनी होगा। इस विसर्जन को क्रांतिक क्रिटिकली डैम्प्ड कहा जाता है, बीच की स्थिति, मतलब ना तो वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा ना तो ऑसिलेट करेगा, ये बीच की स्थिति है ऐसा। अब थर्ड कंडीशन फिर से अगर छोटा ले लोगे, बी स्क्वायर इज लेस देन के स्क्वायर, मतलब रूट की वैल्यू इमेजिनरी, और इमेजिनरी मिला मतलब फिर से वही बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज जे ओमेगा, क्योंकि ओमेगा के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अंडर रूट आई जे। फिर से वही काम करेंगे रिपीट, फिर से इक्वेशन 3 में रखेंगे, ऐसे रखेंगे वैल्यूज को और फिर से सेट करेंगे तो हाइपरबोलिक फंक्शन आने वाला है। सिंपल उसी तरीके से आप एक बार ये चीज कर चुके हैं, इसको आप फिर से आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, इसे आप जरूर अच्छे से क्लियर करके करें। इसे जमाएंगे, ऐसे सेटअप करेंगे, इस तरह से करेंगे तो फिर आपको एक इक्वेशन मिलेगा इस तरह से चार्ज के लिए, ये क्यू नॉट के अपॉन ओमेगा ई टू द माइनस बी टी कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा। ठीक, और ये रिप्रेजेंट करेगा कि एक ऑसिलेटरी फंक्शन मिल रहा है कॉस के फॉर्म में। तो फिर डिस्चार्जिंग भी जो है आपका, ये देखिए ये वाला फंक्शन अवमंदित दोलन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये रेड लाइन जो नीचे डिस्चार्जिंग हो रही है, तो डिस्चार्जिंग भी ऑसिलेट हो रहा है, फिर ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। मतलब क्या रिजल्ट निकला कि एलसीआर सर्किट में जब सर्किट ऑन है तो भी ऑसिलेशन हो रहा है कैपेसिटेंस में, और सर्किट में जब बाह्य विद्युत स्रोत को बंद कर दिए हैं तो भी ऑसिलेशन हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लगातार जनरेट हो रहा है, ऑन के कंडीशन में भी और ऑफ के कंडीशन में भी। तो ये कंडीशन पे डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाएगी, अवमंदित दोलन विसर्जन कहलाएगा। ठीक, थर्ड केस आप इसको नोट से अच्छे से पढ़िएगा डिटेल में, सारी चीजें वैसे ही हैं जैसे पहले हमने सॉल्व की। ये क्यों लिए, ये कहाँ से आता है, बी बाई के ओमेगा बाई के, उसका एक्सप्लेनेशन है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि बी बाई ओमेगा को टेन थीटा लोगे, फिर पाइथागोरस लगाओगे तो ये सब चीज आता है, इजी है। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया कि अवमंदित दोलन के द्वारा संधारित्र के विसर्जन को प्रदर्शित कर रहा है कौन सा, ग्राफ नंबर 3, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं, और दोलनों का जो आयाम होगा वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऑसिलेटरी होगा। इस प्रकार संधारित्र के विसर्जन के दोलनी होने की शर्त क्या है जी, ये पूछता है ना एग्जाम में, कि संधारित्र के विसर्जन, वहां पे आवेशन बोल रहे थे, यहाँ पे विसर्जन के दोलनी होने की क्या शर्त है, तो ये, या फिर ऐसा। और दोलन का आवर्तकाल या आवृत्ति फिर से आप वैसे निकालेंगे, सेम मिलने वाला है, वही आता है, ये देखिए। तो यहाँ तक चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हमारा एलसीआर सर्किट का कंप्लीट होता है। और यहाँ पे अगर आप इस वीडियो के यहाँ तक बने हुए हैं, अगर कोई स्टूडेंट इसको सच में यहाँ तक देख रहा है ना, क्योंकि शुरू में ही मैंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई जिसको सिर्फ बीएससी सेमेस्टर के एग्जाम देने हो मत देखना, मैं रिक्वेस्ट नहीं करता कि मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा देखे जाएं या हो, मैं कॉन्सेप्ट पर ध्यान देता हूँ कि भाई अगर किसी को ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत इसके अकॉर्डिंग कंप्लीट हो रही है कि नहीं। तो अगर आप सच में स्टूडेंट वो हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं मेरे साथ इस हैवी टॉपिक के साथ, तो आपके दिमाग में अब क्लियर आउट हो गया होगा कि कैसे ये संधारित्र, प्रेरकत्व और कैपेसिटर मिलके एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरेशन करते हैं। और सभी प्रकार के सर्किट्स में आर, एल और सी का कॉम्बिनेशन होता ही है, एलसीआर सर्किट के कॉम्बिनेशन से ही बन रहा है। तो इसके आपको क्वेश्चंस अब एग्जाम पे अगर मैं देखा जाए तो कहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो प्रॉपर्टीज से। आवेशन के समय की जो प्रॉपर्टी होगी, निरावेशन के समय की जो प्रॉपर्टी है, जो ग्राफ बनाते हैं और 3-3 कंडीशन अपन डिस्कस करते हैं, उस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल वो जो आर स्क्वायर अपॉन 4 एल स्क्वायर और 1 अपॉन एल सी का जो रिलेशन है
उस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो बस छोटा-सा चीज़, और वो आपको कब याद होगा? अगर आप डायरेक्ट बोलेंगे कि मेरे को r² / 4l² इज़ इक्वल टू 1/LC या लेस देन या इक्वल टू ऐसा याद रहे, नहीं होगा। हाँ, एक बार जब आप शुरू से आखिरी तक इस एक्सप्रेशन को रफ कॉपी में बैठ के बना लेंगे ना, तो बोलोगे ना अपने आप को कि मैं भूल जाऊँ, ऐसा होता है एक्सप्रेशन, तो भी दिमाग आपका भूलेगा नहीं। वो ऑटोमेटिक याद रहेगा आपको कि हाँ, तो ऐसा ही होता है कि r² / 4l² इज़ इक्वल टू लेस देन और ग्रेटर देन 1/LC। तो एक बार ज़रूर इसको आप इस पे टाइम दीजिए भई, है ना? तो ये रहा चार्जिंग का कंडीशन। और सेम ऐसे ही हम लोगों ने डिस्कस किया है हमारे डिस्चार्जिंग को एलसीआर के लिए। थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे आया है स्टूडेंट, लेकिन आप कर लेंगे मुझे पता है। अगर आप पूरा इस वीडियो को देख रहे हैं तो सारा चीज़ है, और ये नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। ये क्लास के होते ही, अपलोड होते ही ये सारी चीज़ें वहाँ पे शेयर कर दी जाती हैं, तो यूनिट वाइज़ आपको स्टडी मटेरियल वहाँ पे मिल जाएगा। तो बड़े ध्यान से प्लस माइनस को ध्यान रखते हुए आप इस पे अगर अपना कॉन्सेप्ट बना लिए, मतलब आपको आगे चल के रडार सिस्टम समझ में आ जाएगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो जनरेशन है, अब आप ही सोचिए कि लगातार एलसीआर सर्किट में हम बार-बार एल की वैल्यू, आर की वैल्यू, सी की वैल्यू चेंज कर करके अलग-अलग आयाम के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना सकते हैं। तो क्या होता है स्पाई रडार या जो जेट प्लेन्स हैं, या अभी इंडिया में इतना सारा इंडिया एंड पाकिस्तान का जो वॉर सिचुएशन था, उसमें आपने देखा कि ड्रोन से हमले हो रहे हैं, तो कैसे यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट कर ले रहा है। तो एयर डिफेंस सिस्टम कैसे डिटेक्ट कर रहा है? तो भाई एलसीआर सर्किट से पूरा बना हुआ है पूरा सिस्टम, और पूरे स्पेस में हम लोगों ने वेव्स छोड़ के रखा है अलग-अलग फ्रीक्वेंसी का। और वो वेव जब पूरा फैला हुआ है स्पेस में, तो उससे अगर कोई भी चीज़ टकराती है, तो वेव में डिस्टर्बेंस होता है। कोई भी चीज़ टकराती है, चाहे पक्षी हो, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला चीज़ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो। जैसे ही वेव से वो टकराएगा, तो वेव उसके बीच में आने वाले अवरोध से टकराकर तुरंत अपने रिसीवर के पास वापस आता है, और उस डिस्टर्बेंस को हम रडार स्क्रीन पे देख लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं कि कहाँ पे डिस्टर्बेंस है, और पर्टिकुलर चीज़ को लोकेट कर लेते हैं। सो दिस इज़ द बेस ऑफ द एयर डिफेंस सिस्टम। टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, मोबाइल के नेटवर्क क्या है? नल से पानी कैसे आता है? आपकी कॉलोनी में अगर पानी की टंकी लगी हुई है, तो आपके घर में पानी कैसे आ रहा है? मेन सप्लाई से आपके घर में नल जुड़ा हुआ है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो मोबाइल का टावर क्या करता है? पूरे रेंज में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेज के रखा हुआ है। एयरटेल का अपना बैंड है, बीएसएनएल का अपना बैंड है, जियो का अपना बैंड है। अगर आप जियो यूज़ करते हैं, तो उस फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ आपका मोबाइल सिम कार्ड रिलीज़ करेगा, और आप उस वेव से, जो मोबाइल टावर ने एक वेव ऐसा निकाला हुआ है, और आपका सेल फ़ोन वो भी सेम फ्रीक्वेंसी का बनाएगा, और इससे जुड़ जाओगे, और आपके में नेटवर्क रहता है, आप नेट चला पाते हैं। ये डिस्कनेक्ट होगा तो नहीं होगा। सारी चीज़ का आधार क्या है? एलसीआर सर्किट, आरएल सर्किट, सीआर सर्किट। तो इन सब चीज़ों को आप स्टडी करिए, थोड़ा-सा फाउंडेशन बनाइए, रिवॉर्ड मिलेगा आपको। अगर आप सिर्फ़ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, चीज़ों को बस ऐसे ही निकालना ही चाहते हैं, तो फिर मुश्किल है फिर, है ना? पास होना बहुत आसान है। उसके लिए कोई कुछ नहीं। ये वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए एक छोटा-सा नोट है, कैसे काम करता है, आप इसे पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ के। कैसे बदलता है ये सब चीज़ मैं ऑलरेडी इस क्लास के डिस्कशन में बोल चुका हूँ आपको, बता चुका हूँ, यही सब चीज़ है। आप पढ़ेंगे एक बार, आपके लिए एक समरी भी है यहाँ पे। और स्टूडेंट्स, कुछ ये इसके यूज़ के मैं इमेज आपको रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए ज़रा कि ये जो टॉपिक आप पढ़े हैं, वो कहाँ-कहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक? देखिए ज़रा, मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी पे, रडार सिस्टम पे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल पे। आप ऐसा नहीं है कि कोई भी जहाज उड़ा और सिंपल आकाश में सिंपल उड़ते चले गए। उसके लिए भी पाथ निर्धारित होते हैं, रास्ते बने होते हैं। आकाश में बहुत ट्रैफिक है, जैसे आपकी सड़कों पे ट्रैफिक है, वैसे ही प्लेन्स के लिए भी ट्रैफिक्स होते हैं। वो सब भी इसी वेव्स के बेस पे ही हमारा चल रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं रहेगा, रडार सिस्टम नहीं रहेंगे, सोनार सिस्टम नहीं रहेंगे, तो नई ट्रैफिक चल पाएगा। तो ये उसका एक स्क्रीन है, एक रडार स्क्रीन देखिए, जो कि इस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है कि कैसे कौन-सा फ्लाइट कहाँ पे है, कौन-सा कहाँ लोकेट हो रहा है, कौन-सा किस दिशा में जाएगा। मोबाइल नेटवर्क आपके घरों पे, सेल फ़ोन पे कैसे काम कर रहा है, कैसे पाथ बना रहा है, ये चीज़ होता है। स्पाई रडार कैसे काम करता है। तो भई रिसर्च के लिए जब आप होंगे, आगे चल के जब आप अच्छी और पढ़ाई इसरो को जॉइन करेंगे, आप फिज़िक्स वाले स्टूडेंट्स बनेंगे,
मैथ्स पे अच्छा कमांड रखेंगे, सैटेलाइट वगैरह के बारे में जाके वहाँ जानेंगे, तो अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज़ के वेव पे ही काम करेंगे। कभी आर को कुछ कम करिए, एल को कम करिए, सी को बढ़ाइए, अलग-अलग, यही तो इन्वेंशन है। और फिर हमारे देश के लिए आप अच्छा-अच्छा वेव टेक्नोलॉजी पे काम करके आप चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। इसकी बहुत ज़रूरत है कंट्री को। तो आप अपने सब्जेक्ट पे जब कमांड बना के रखेंगे तो इस चीज़ को कर पाएँगे। आई होप ये एक अच्छा बड़ा क्लास था। आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चूँकि कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट भी थे कि एलसीआर सर्किट के वीडियो मैं कराऊँ वहाँ पे। अदरवाइज़ एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए तो सारे एवरेज क्लासेस हमने किए हुए हैं। यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है बीएससी सेकंड सेमेस्टर इस इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म के कोर्स का। ये पूरे यूनिट नंबर 2 का स्टडी मटेरियल व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड हो जाएगा। आप ज़रूर वहाँ जाके इसको डाउनलोड करें। क्लास को देखते समय आप कुछ नोट ना किया करें, क्योंकि ये पीडीएफ आपको बाद में मिल ही जाता है। तो पूरा ध्यान आप इस पे रखा करें कि क्या समझाया जा रहा है और आप उसको अंडरस्टैंड करें। जब पीडीएफ आपको मिल जाता है, तो आप उस पे फिर उसको प्रिंट आउट लेके या फिर जिस भी माध्यम से आप उसको यूज़ कर रहे हैं, उस पे फिर पेन पेपर वर्क करें। लेकिन जब आप समझ रहे हैं तो उस समय पूरा ध्यान आप वीडियो पे फ़ोकस करें। इसीलिए आपको लिखना ना पड़े, वीडियो देखते-देखते नोट्स ना बनाना पड़े करके ही हमने मटेरियल का कंसेप्ट यहाँ पे रखा है, ताकि क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको वो चीज़ मिल जाया करे। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आप अगर इस वीडियो पे इतने लंबे समय तक बने हुए थे और आप काफ़ी पेशेंस आपने रख के इस चीज़ को सीखा है, और ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छा करेंगे, मुझे पूरी तरीके से विश्वास है। तो मिलते हैं बहुत जल्द हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी की चीज़ों को लेते हुए। आने वाले समय में हम आपके एग्ज़ाम के लिए एक मॉडल क्वेश्चन पेपर भी शेयर करने वाले हैं, जो कि आपके ठीक एग्ज़ाम से पहले एक ओवरव्यू लेने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो थैंक यू। मिलते हैं बहुत जल्द हमारे नए क्लास में।